हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आर रेडीमेड स्टाइल्स दैट यू कैन यूज फॉर योर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। अब यहाँ ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो टेम्पलेट होते हैं एक रेडीमेड स्टाइल होता है, यानी टेम्पलेट प्री डिजाइन होते हैं, पहले से बने बनाए फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो राइटर में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कैल्क में भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो प्रेजेंटेशन में भी टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, टेम्पलेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है और इसके साथ में एन, कंट्रोल शिफ्ट एन आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने से आप टेम्पलेट को इंसर्ट करा सकते हैं। टेम्पलेट किस मेनू में आपको मिलेगा? तो टेम्पलेट के लिए आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। फाइल मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू कमांड आएगी, आप न्यू कमांड पर जाकर टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रश्न में पूछा गया है ऑब्जेक्ट कोड एक सोर्स कोड है जो एक कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। यानी ऑब्जेक्ट कोड एक क्या है? सोर्स कोड है जो कि कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। अब इसका जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला होगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या है? एक सोर्स कोड। इनका कहना है कि ऑब्जेक्ट कोड एक सोर्स कोड होता है जो कि कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। यानी जो सोर्स कोड होता है, अब इस सोर्स कोड को कंपाइलर की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जैसे मान लिया सोर्स कोड को आपने मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, तो सोर्स कोड जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर के अब आया है उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड एक सोर्स कोड है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ना, एक सोर्स कोड है जो एक कंपाइलर के माध्यम से मशीन भाषा में अनुवादित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सही जवाब है। रियल में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कोड एक सोर्स कोड ही होता है जो कि कंपाइलर की हेल्प से मशीन भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाया जाता है? कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाया जाता है? कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाया जाता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब सभी बच्चे जवाब करेंगे और जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो सभी को शेयर करना है और सभी बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आप सभी को जो भी आगे आने वाले समय में क्लास हो उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में पाया जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है, सिंगल टूल बार भी होता है और टैब्ड होता है। यानी ये यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस के अंदर आप यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो यूजर इंटरफेस आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है निम्न में कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? SSD, रैम, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज।
तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की गई है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा SSD। देखिए SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का फुल फॉर्म होता है। तो SSD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला सवाल है GIF और JPEG फाइलें किसके उदाहरण हैं। GIF और JPEG ये किस प्रकार की फाइल्स हैं। वर्ड फाइल है, इमेज है, कोई ऑडियो फाइल है या फिर वीडियो फाइल है। देखिए GIF या JPEG या PNG या JPG ये सभी कैसी फाइल हैं, ये सभी इमेज फाइल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, इमेज फाइल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रेजेंटेशन में किसी टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटेशन में आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, किसी वर्ड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी इमेज पर कोई इफेक्ट आपने डाला है, उसको आप क्या बोलेंगे। उसे आप एनिमेशन कहते हैं, उसे आप ट्रांजिशन कहते हैं, उसे आप स्टाइल कहते हैं, या उसे आप नन ऑफ दीज बोलेंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है, तो उसे आप एनिमेशन कहते हैं। ऑप्शन पहला होगा एनिमेशन। प्रेजेंटेशन में किसी टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट को आप एनिमेशन का नाम देते हैं। अगला सवाल देखो, एक ऐसा जिससे आप डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। एक ऐसा जिसमें आप डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। PROM, DRAM, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीज। अब किसमें आप डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, यानी वो कौन सी मेमोरी होगी, टेम्परेरी होगी। और यहाँ पर आपका टेम्परेरी में कौन सा है, DRAM है। डायनेमिक रैम हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन कहा जाता है। बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन क्या कहलाता है। मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूसी ब्राउजर कहाँ से संबंधित है, या यूसी ब्राउजर किस देश से संबंधित है। इंडिया, चाइना, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। बताइए यूसी ब्राउजर किस कंट्री से संबंधित है, तो यहां पर होगा ऑप्शन बी, चाइना से संबंधित है यूसी ब्राउजर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, बताएं आप सभी साथी जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पर आपको बताना है ECS का पूरा नाम क्या होता है, यानी ECS का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ECS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपको बताना है IPv6 कितने बाइट का होता है। IPv6 की बात की गई है, IPv6 कितने बाइट का होता है बताइए। तो यहां पर बाइट में पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 बाइट का होता है, 16 बाइट का होता है। अगर आपसे बिट पूछें तो कितना हो जाएगा, 128 बिट का हो जाएगा। जब बिट की बात करें तो 128 बिट का हो जाएगा, बाइट की बात करेंगे तो 16 बाइट का होगा, ये ध्यान रखना है। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, MIS का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अगला सवाल है डैश मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर बायोस को संग्रह करने के लिए होता है, यानी बायोस का संग्रह करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। बायोस किस मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है, बायोस का संग्रह किस मेमोरी में होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, रोम। ठीक है, किसके अंदर होता है, रोम के अंदर होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के अंदर क्या होता है, बायोस होता है, बायोस। अगला सवाल है SQL का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ SQL।
आप एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताएंगे, क्या होगा इसमें सही जवाब? एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा एक संचार उपकरण है? कौन सा एक संचार उपकरण है बताइए। संचार उपकरण की बात की गई है, कौन सा एक संचार उपकरण है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है या फिर मॉडेम? तो जवाब करेंगे आप सभी बच्चे, यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? एक संचार उपकरण की बात की गई है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मॉडेम। ऑप्शन डी होगा मॉडेम आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, वेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है, यानी 16 वेस में संख्याओं को कहा जाता है, बताइए। तो यहां पर क्या होगा? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो बेस कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर 0 से 9 तक के अंक होते हैं और ए से एफ तक के लेटर होते हैं। 16 इसमें टोटल आपके डिजिट होते हैं, तो इसका बेस होता है 16। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है। इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। 0 से 9 तक के अंक होते हैं, इसका 10 बेस होता है, इसका 8 बेस होता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल का कितना बताया हमने? आपका 0 से 9 यहाँ पर होता है और ए से एफ यहाँ पर अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसका बेस 16 होता है। और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। इसमें 0 और 1 अंक होते हैं, तो इसका बेस 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पेटीएम के संस्थापक निम्न में से कौन है? बताओ, पेटीएम के संस्थापक आपको बताने हैं। पेटीएम के संस्थापक कौन है? पता है आपको? ऑप्शन बी हो जाएगा विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। और ये सभी हमने फाउंडर्स नेम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, आप सभी वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आप वेबसाइट से कहां से ये पढ़ सकते हैं। आपको विजिट कर लेना है www.cccbyfirst.com और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च बार से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है फाउंडर्स नेम। ठीक है, फाउंडर्स नेम जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने फाउंडर्स नेम आ जाएंगे, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर गूगल फाउंडर नेम +17 मोर, आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद आप सभी फाउंडर्स नेम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है, कुछ और नए ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सभी फाउंडर्स नेम की लिस्ट आपके सामने आ गई है और सभी पढ़ सकते हैं। जैसे पेटीएम की बात करते हैं तो 2010 में ये फाउंडेड हुआ और विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। इंस्टाग्राम की बात करते हैं 2010 में केविन सिस्ट्रॉम इसके फाउंडर हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं 2013 में पावेल ड्रॉब इसके फाउंडर हैं। व्हाट्सएप की बात करते हैं 2009 में ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम इसके फाउंडर हैं। तो ये सभी फाउंडर्स नेम दिए गए हैं, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीआर का मतलब होगा वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी, वर्चुअल रियलिटी वीआर का फुल फॉर्म होता है। गूगल के संस्थापक कौन हैं? यानी गूगल के फाउंडर कौन हैं? बताइए, गूगल के फाउंडर कौन है? देखिए आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा गूगल के फाउंडर। देखिए यहाँ पर दिया गया है गूगल 1998 में गूगल की स्थापना हुई और लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ये गूगल के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लैरी पेज हो जाएगा, क्योंकि लैरी पेज यहाँ दिया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लैरी पेज। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से रैम नहीं है। रैम कौन सा नहीं है या फिर रैम का कौन सा टाइप नहीं है? देखो पहला दिया है पी रैम, फिर एस रैम, फिर डी रैम। तो इसमें से कौन सा रैम नहीं है? तो आपको पता है ऑप्शन पहला पी रैम। एस रैम आपने सुना है, डी रैम आपने पढ़ा है, बट पी रैम आपने नहीं पढ़ा है। पी रैम नहीं होता है। ऑप्शन हमारा पहला होगा पी रैम, रैम नहीं है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम हो जाएगा और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखो, ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका, यहाँ पे सही जवाब करेंगे सभी बच्चे। ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ओटीपी जनरेट नहीं होगा। ऑप्शन पहला होगा रजिस्टर्ड पोस्ट। क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। ठीक है, आविष्कार हुआ था 1994 1994 में 1994 में डेंसो वेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, डेंसो वेब। अगला सवाल देखो, क्वोशिएंट 54,7 का मान कितना होगा? यहां पर इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। क्वोशिएंट 54,7 का मान आपको बताना है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी यहाँ पर। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 7 आ जाएगा। देखिए क्वोशिएंट फार्मूला में क्या होगा, आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड भाग देना है 54 को। ठीक है, जो आपका भागफल होगा वही आपका जवाब होगा। 54 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, पॉइंट पे नहीं काटना है, यानी कि आपको पॉइंट में नहीं जाना है, बस ऐसे ही भाग देना है और जो भागफल होगा वो आपका आंसर होगा। शेषफल आप छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर 7 आपका आएगा। लिब्रे ऑफिस में अनलिमिटेड रोज जोड़ी जा सकती हैं। अनलिमिटेड रोज को आप ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी है, अनलिमिटेड आप नहीं जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर भाषा में एरर को और किस नाम से जाना जाता है? एरर को और क्या कहते हैं? कंप्यूटर भाषा में एरर को और क्या कहते हैं? बग कहते हैं। एरर को बग कहा जाता है और बग को दूर करना डिबग कहा जाता है। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? कौन सी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं डिजी लॉकर में? ऑप्शन नंबर पहला होगा MP4 फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर कोई भी आपने शेप बनाया है, कोई रेक्टेंगल आपने बनाया है या कुछ भी आपने यहाँ पर कोई शेप बना दिया है और ऊपर से एक और आपने बना दिया है, एक और ऊपर से बना दिया है, अब आप सेंड टू बैक करना चाहते हैं, मतलब उसको पीछे भेजना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सेंड टू बैक करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट माइनस। कंट्रोल शिफ्ट माइनस से आप सेंड टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप एक नया स्लाइड लेना चाहते हैं, एक न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं, तो क्या करोगे? कंट्रोल के साथ में M प्रेस कर दोगे, कंट्रोल M से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प आपको किस मेनू में मिलता है? बताइए। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, ड्राइंग टूलबार पर, स्टैंडर्ड टूलबार पर, प्रेजेंटेशन में, या कहाँ मिलेगा? तो ये आपको ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड टूलबार में। स्टैंडर्ड टूलबार पर बने PDF के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इससे आपका जो स्लाइड है इम्प्रेस के अंदर वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। बाकी आप फाइल पर भी जा करके एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं तक था। आई होप आप सभी ने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और इससे पहले हमने जितने भी क्लास आपको कराए हैं, जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं, उनको भी आपको देख लेना है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस में फार्मूलों में प्रॉब्लम होती है तो लिब्रे ऑफिस के फार्मूले हमने सभी आपको पढ़ा दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बाकी रेगुलर आप अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.cccbyfish.com पर कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। बारी बारी से आप सभी मॉक टेस्ट यहाँ से करेंगे और यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस एग्जाम पेपर भी दिए गए हैं। देखिए, जब आप यहाँ वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस पेपर आप पढ़ सकते हैं और शॉर्टकट कीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑल कोर्सेज में आप जा सकते हैं और यहाँ से CCC अपडेट आपको मिल जाते हैं।
यहाँ से मॉडल पेपर आप करेंगे तो यहाँ स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल पेपर हैं जिनको आप बारी बारी से करेंगे। यहाँ पर आप अपने क्विज टेस्ट करेंगे। यहाँ पे 30-30 प्रश्नों के बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश में कर सकते हैं और यहाँ से आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं आप उन्हें कंप्लीट करेंगे और रेगुलर बेस पर अपने क्लास ज्वाइन करते रहेंगे जो आपको शाम 8:30 बजे मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।